हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार ज्योग्राफी का जो एपिसोड चल रहा था तो उसमें हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और ये दूसरा एपिसोड हम लोग करेंगे। तो इस एपिसोड को करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपनी सुझाव कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं। तो और इस एपिसोड को कम से कम आप अगर 2 बार आप लोग देखते हैं तो फिर क्या होगा, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं बिहार ज्योग्राफी का ये दूसरा एपिसोड, जिसमें हम लोग का जो टॉपिक है वो बिहार की नदियाँ अफवाह तंत्र है। ठीक है, बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियाँ है और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं कि गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो ये चौसा के निकट जो है गंगा नदी बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। 2 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। तो ये फाल्गु नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। गंगा नदी की लंबाई गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। तो 425 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, ये बढ़ैया से पश्चिम की तरह। ठीक है, बढ़ैया से पश्चिम जो हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, तो बढ़ैया से पश्चिम होते हुए मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ये कोसी है, जिसकी लंबाई जो है 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग की नदियों तथा उसके उद्गम स्थल के कौन से बेमेल हैं। ठीक है, तो बेमेल में है बागमती का बेमेल है। बाकी जो कोसी नदी है वो हिमालय से निकलती है, गंडक नदी भी हिमालय से, और बूढ़ी गंडक भी हिमालय से निकलती है। कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियां भी हैं। ठीक है, जैसे कि सरजू जिसको घाघरा के नाम से जाना जाता है, उसके बाद से फिर महानंदा है, फिर बागमती है एवं कमला और कमला बगान है। ओके, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है। तो ये जो है ये बिहार जो गंगा में मिलती है, कौन कौन सी नदियां हैं। तो इसका जो नाम है वो गंडक है, सोन है, घाघरा है और पुनपुन है। यानी कि इसमें से सभी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित नदियां में कौन बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। तो उत्तर की तरफ से नहीं मिलने वाली जो नदी है वो सोन नदी है। ठीक है, बाकी गंडक उत्तर की ओर से आती है, घाघरा भी आती है और कोसी भी आती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। तो बागमती जो है वो दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। बाकी जो है किऊल, सोन और फाल्गु, ठीक है, ये दक्षिण की तरफ से मिलती है। ओके, आगे देखते हैं बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी जो है, एक सेकेंड, सबसे जो छोटी सबसे सॉरी बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है। इसकी लंबाई बिहार में कितनी है। तो 120 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। और नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्षा होती है लगभग 1000 से 1500 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। तो ये सारण में घाघरा नदी प्रवेश करती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो छपरा के निकट मिलती है। आगे देखते हैं उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये घाघरा नदी जो है वो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो महानंदा जो है वो सबसे पूर्व में बिहार में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है। तो सबसे पश्चिम से जो मिलती है वो सोन नदी है। ठीक है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो पूर्व में बिहार गंगा नदी में मिलती है। तो ये है चंदन। ठीक है, चंदन नदी। गंडक जो उत्तर और पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है। तो वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है ये महानंदा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में महानंदा नदी जो
गंगा में मिलती है ये है कटिहार से दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल जो है वो पलामू की चौराहा है। फल्गु जो छोटानागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो ये मोहन नदी है, उससे मिलकर के विकराल रूप धारण करती है। किउल नदी जो खमरडीहा यानी कि हजारीबाग के निकट से निकलती है किसमें समाहित होती है? तो ये इनमें सभी में यानी कि फल्गु में भी, पंचाने में भी और सकरी की भी, इसमें सभी में से क्या होती है कि ये शामिल हो जाती है, समाहित हो जाती है। कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा में बिहार के में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस जिले में काकोलत पर जलप्रपात है? तो काकोलत जलप्रपात जो है वो नवादा में है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह जो है वो है ए, बी और सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ए बी सी सही, ए और बी सही है और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काकोलत जो है दुर्गावती जियारू खंड, काकोलत दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर प्राप्त प्रपात, तो इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं तो राजगीर हैं। ठीक है, गर्म कुंड वहाँ पे है इसीलिए उसको गर्म जल सोता भी बोला जाता है। उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी में मिलती है कौन सी समूह को दर्शाता है? तो सरजू जो है सरजू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती दर्शाता है। पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होती है, पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए गंगा में मिल जाती है। कौन कौन? तो ये जो है वो है आपको सोन है, सरयू है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है और बागमती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम जो है वो महानंदा है, कोसी है, बलान है और कमला है। यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर इधर से इधर की ओर आकर के मिलती है। ठीक है, ऊपर वाला प्रश्न इधर से इधर, यानी कि ये तो आपका पश्चिम हो गया ना, और ये आपका ईस्ट हो गया, पूरब हो गया। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के दक्षिणी भाग में प्रभावित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा से मिलती है तो सोन, पुनपुन, फाल्गु और सकरी। यानी कि दक्षिण भाग ये नीचे वाला भाग हो गया ना, साउथ, नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो बिहार के दक्षिणी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो दक्षिणी भाग में इधर से आती प्रभावित, जो क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते होते ऐसे आती है, पश्चिम से, ये पश्चिम हो गया और पश्चिम से ऐसे पूर्व की ओर आकर के इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। ये कौन कौन सी है? तो सोन है, फाल्गु है और फाल्गु सकरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोसी की नदी जो अपवाह तंत्र, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो इसका जो कोसी का जो है आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी गंगा में मिलती है कहाँ पे? तो खगड़िया के निकट मिलती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है या कुख्यात है कोसी नदी है, यही बिहार का शोक इसको बोला जाता है। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के निकट मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा में मिलती है? तो फतुहा में मिलती है। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये पटना से पश्चिम में मिलती है। ठीक है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये छपरा के निकट मिलती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है अजय नदी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो ये सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। यानी कि राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड है सूर्य कुंड एवं नानक कुंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? तो सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। तो ये इसका ऑप्शन सही है। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है मुंगेर के उत्तर में मिल जाती है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है। बिहार का छपरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घाघरा नदी के किनारे छपरा शहर बसा हुआ है। फाल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है? तो फाल्गु नदी के किनारे है वो आपको बोध गया है। बिहार में प्रभावित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित वहाँ भारत का
श्रेणी है का समूह कौन सा है? तो कमला, बागमती और महानंदा है। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है वो कौन है? तो बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी तथा उत्तर बिहार का सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है पश्चिम से पूर्व, इधर से इधर की ओर ये मतलब ये नदी जो है वो गंडक नदी गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के पास बागमती नदी क्या होता है? मिल जाती है। महानंदा नदी, नेक्स्ट देखते हैं कि महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो घाघरा है। बिहार के किस नदी को सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी के नाम को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल या हिमालय है। कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जयनगर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कमला की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? तो ये उपरोक्त सभी, यानी कि सोन नदी, ढौरी नदी, बलान, ये उपरोक्त सभी है। कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी नदी की सहायक नदी है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है। उस जगह का नाम बताएं। बराबर के पहाड़ी के निकट। नेक्स्ट देखते हैं कि नदियों में, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किसने? तो यही कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर के मिलती है? तो गंडक, कमला और बागमती जो है ये उसकी सहायक उत्तर की ओर से आकर के मिलती है, ऊपर की ओर से। ऊपर में उत्तर है ना, मैप में देखेंगे तो ऊपर में उत्तर है ना, तो ऊपर से आकर के मिल जाती है। कौन कौन सी नदी है? तो गंडक है, कमला है और बागमती है। नेक्स्ट है कि गंडक नदी जो है, गंडक सहायक नदी है किसकी? तो गंगा की सहायक नदी है। बिहार में कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं तो ये है सोन, पुनपुर, किऊल, चंदन। ठीक है, दक्षिणी सहायक नदियां है गंगा की, दक्षिण की ओर से, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो ये गंगा नदी बिहार में बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, गोदावरी ये सब बिहार में नहीं बहती है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी बिहार के शोक के रूप में विख्यात है? तो ये कोसी नदी है। सही जोड़ा की पहचान कीजिए। ठीक है, तो कटिहार जो है, कटिहार में महानंदा नदी पे कटिहार शहर बसा हुआ है। बिहार में घोघा झील स्थित है कटिहार जिला में। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कुशेश्वर, तो कुशेश्वर दरभंगा में है। इसमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो ये बूढ़ी गंडक विसर्पाकार मार्ग बनाती है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो ये सहरसा में गोखुर झील पाए जाते हैं। बिहार में स्थित काकोलक जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो 47 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना होता है? तो ये 87 डिग्री सेल्सियस है। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फल्गु नदी में होता है। भिखना थोड़ी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो ये हरहरा नदी गुजरती है, हरहा नदी गुजरती है। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ये कोसी नदी के, मतलब कोसी नदी है, इसके द्वारा जो सर्वाधिक जो है मलबे अपने तली पे निक्षेपित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो ये कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो 120 किलोमीटर तक बनाती है। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो ये है बूढ़ी गंडक। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सा नदी प्रभावित नहीं होती है? तो बागमती नदी प्रभावित नहीं होती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो ये सोन को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी नदी जो है निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो ये गंगा नदी के तट पे पटना स्थित है। आगे वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं सिंचाई परियोजना एवं बाढ़। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश की राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना बिहार और यूपी की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है वो सोन नदी प्रणाली है। ठीक है, सोन कनाल जो है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट देखते हैं कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त हुआ है? तो
तो ये बिहार और नेपाल को प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है 103 लाख हेक्टेयर है। भारत में 1400 यानी कि 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है, तो 7.34%। बिहार में सिंचाई संभाव्यता के अंतर्गत 53.53 लाख हेक्टेयर बड़ी और मंझोली सिंचाई तथा 49.56 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई के अंतर्गत आती है। बिहार में सिंचाई है तो भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है कितनी है, तो 48.57 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2008-9 में बिहार में तालाब, आहार पईन प्रणाली सहित स्रोत कितना प्रतिशत सिंचाई हुई है, तो ये 13.3%, सॉरी ये बी नंबर होगा 6.77% इसका जो है तालाब से जो मतलब सिंचाई हुआ है। वर्ष 2008-9 में बिहार में प्रमुख नहर स्रोत की सिंचाई हुई है कितना, तो 33.77%। बिहार में नहर भूजल यानी कि सहती लघु सिंचाई से 0.59% होती है। बिहार में वर्ष 2013-14 में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना था, तो ये था 46.8 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 2007-8 में नहर भूजल यानी कि मंझोली सिंचाई से 29.80 हजार हेक्टेयर, प्रमुख नहर से 1680 हजार हेक्टेयर, तालाब से 332.6 हजार हेक्टेयर, नलकूप निजी एवं राजकीय से 2701.2 हजार हेक्टेयर, अन्य कुएं सिंचाई से सिंचाई कुआं का 145.8 हेक्टेयर तथा अन्य स्रोत से 15.1 हजार हेक्टेयर से सिंचाई हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में वर्ष 2001 से 2001-2 से 2013-14 की अवधि में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है 4.5%। और जो 2001-2 में बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो 44.6 लाख हेक्टेयर था, जो 2013-14 में बढ़कर 46.8 लाख हेक्टेयर हो गया। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो नलकूप है। वर्ष 2010 और 11 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचाई में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है, तो 66.5% सिंचाई किससे होती है, तो नलकूप से होती है। राजपुर नहर परियोजना जो है वो किस नहर की एक शाखा है, तो पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। सारण सिंचाई नहर निकलती है किससे, तो गंडक से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नदी से पानी आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी, तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय काल में हुई थी। इसकी शिलान्यास 1976 में हुआ था। इसमें रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है कि उसका उद्गम स्थल क्या है, तो वारुण है। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है वो है डेहरी है। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें जो है वो है आपको ढाका है और तिऊर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है हनुमान नगर के निकट निकलती है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, तो रोहतास में होती है। सदावाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है, उत्तर बिहार में प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है, तो तेऊर नहर नाम है इसका। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी, तो 1965 में बनकर के तैयार हुई थी। आगे प्रश्न देखते हैं कि कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दें तो सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी कि तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नहर, ठीक है। सकरी नदी में सिंचाई की जाती है, तो उपरोक्त सभी यानी कि गया और नालंदा और पटना, सकरी नदी से इन सभी को सिंचाई किया जाता है। कोसी परियोजना में किन दो को लाभ प्राप्त होता है, तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। और बिहार में वर्ष 2009-10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का जो हिस्सा था वो कितना था, 27.5% था। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में कुल सिंचाई में नहरों का जो हिस्सा है 30% के आसपास रहा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में किस भाग में होती है, तो उत्तर पश्चिम भाग में नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है।
आगे देखते हैं कि बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये जो सी नंबर जो कथन है ये सत्य नहीं है। कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, ये क्या है, ये गलत है। बाकी बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज जिलों में सिंचाई होती है गंडक से। बी नंबर है सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर जिलों में सिंचित होती है। और डी है पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा तथा अररिया जिलों में सिंचाई की जाती है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। ठीक है, कमला नहर से पूर्णिया, कटिहार जिलों में सिंचाई नहीं होती है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिलों में सिंचाई की जाती है। आगे देखते हैं कोसी नदी परियोजना किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में सिंचाई होती है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उपरोक्त सभी, यानी कि सोन नदी घाटी परियोजनाएं हैं, गंडक नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी घाटी परियोजना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी। तो सोन नहर प्रणाली थी। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है कितना। तो 117.54 लाख हेक्टेयर, यानी कि सृजित सिंचाई क्षमता 67.46 लाख हेक्टेयर एवं प्रयुक्त क्षमता 57.4 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, निम्न आगे देखेंगे कि बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है। तो 49% है। बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का 57.4 है। बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है। तो 63.58 लाख हेक्टेयर है। नोट, संपूर्ण भारत में 737 लाख हेक्टेयर है। सतही जल में लघु, मझली एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाएं आती है। नेक्स्ट देखते हैं कि संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है। तो 8.63% है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है। तो 39.6 लाख हेक्टेयर है। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है। 6.09% है। नेक्स्ट देखेंगे कि बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में क्या है। तो अधिक है, क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। आगे देखते हैं कि सही को सुमेलित करना है इसमें। ठीक है, सही को सुमेलित करना है, मतलब बिहार के सिंचाई स्रोत और उसे सिंचित क्षेत्रफल को सही सुमेलित करना। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, नहीं कि ये नलकूप के द्वारा जो है वो 55.35% मतलब लाख हेक्टेयर सिंचाई होता है। नहर के द्वारा जो होता है वो 23.77 लाख एकड़, हेक्टेयर नहीं एकड़। तालाब के द्वारा जो होता है वो 4 लाख एकड़ होता है। और कूप के द्वारा जो होता है वो 0.3 लाख हेक्टेयर होता है। ठीक है, अन्य साधनों से 3.12 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है। तो 50% जो है वो भूमि जो है सिंचित है। बिहार के किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है। तो ये जमुई की जो न्यूनतम क्षमता है। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित वाला जिला है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर वियर योजना कब पूरी हुई। तो ये जो हुई जून 2017 में पूरी हुई। इससे जहानाबाद, गया और नालंदा जिला को फायदा हो गया। ऑन फॉर्म जल प्रबंधन कार्यक्रम बिहार के कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो 38 जिलों में चलाया जा रहा है। आइसोपाम योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का की सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। तो स्प्रिंकलर सेटों का विवरण और HDPIP पाइपों का वितरण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा दोनों। बिहार जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है। तो ये रोहतास जिले में सबसे ज़्यादा है। और एक और था, कौन सा जिला आपको दिखाते हैं यहाँ पे। और जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। ठीक है, बिहार जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है। तो शिवहर की है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो रोहतास में नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है। तो पूर्वी चंपारण में होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिलों में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है। तो मुंगेर में होती है।
बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पे, तो औरंगाबाद में है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि बिहार के सिंचित भूमि में लघु एवं अत्यंत लघु सिंचाई का योगदान है, तो ये है 7.53% है। बिहार के कुल सिंचित भूमि के 62.53% पर, नलकूपों 29.95% पर, तथा नहरों में तथा जो 7.53% अन्य स्रोतों लघु प्लस अति लघु से सिंचाई होती है। लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है, तो नालंदा में है। बिहार के सिंचाई योजना है कौन सा है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बद्दुआ जलाशय योजना। निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है, तो मालवी जलाशय योजना वो सिंचाई योजना नहीं है। महमूदा एवं मारथुंथना सिंचाई योजना जो है जहानाबाद जिले में स्थित है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना जो है उसका आंसर जो होगा वो मतलब कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड एवं बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है, तो बिहार की भागीदारी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है, तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है, झारखंड की भागीदारी है। बटाने जलाशय योजना में किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो ये बिहार और झारखंड की है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है, तो बिहार है। बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त है, तो 74% जो क्षेत्रफल है वो बाढ़ग्रस्त है। बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है, तो ये जो है 38.80 लाख हेक्टेयर जो है वो बाढ़ प्रवण है। बिहार में अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से आई थी, तो ये कुसहा में पूर्वी तटबंध टूटने से आई थी। ठीक है, कोसी बाढ़ 2008 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने जिले डूब गए थे, तो 5 जिले जो है वो डूब गए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने लोग प्रभावित हुए, तो ये प्रभावित होने वाले लोगों की जो संख्या थी वो 33,29,000 यानी कि 33.29 लाख थे। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो मई 2007 में हुई। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य आपदा का पूर्वानुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित जन सामग्रियों एवं तथा ग्राम स्तरीय योजना को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में बाढ़ के कारण क्या है, तो बिहार में बाढ़ के कारण है उपरोक्त सभी, यानी कि नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्रों में अचानक भारी वर्षा और नदियों में गाद का जमाव जो है, ये सभी बिहार में बाढ़ के कारण है। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह कौन सा है, तो ए और बी, यानी कि पश्चिमी चंपारण सीतामढ़ी, मधुबनी दरभंगा और मुजफ्फरपुर, और पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी मधुबनी सहरसा और खगड़िया, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार का राज्य प्रथम स्थान कौन सा है, बिहार राज्य का स्थान कौन सा है, तो प्रथम स्थान है। बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में। ठीक है, स्रोत विभाग जो है 2015 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार 2015-16, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार तथा कृषि रोड मैप 2012-17 के अनुसार कृषि विभाग एवं बिहार सरकार। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि बिहार के भूगोल से, तो ये टॉपिक है बिहार में कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो 93.60 लाख हेक्टेयर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने। 2014-15 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है कितना है, तो 52.78 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, यानी कि 5,278.32 हजार हेक्टेयर है। नेक्स्ट देखते हैं 2014-15 में बिहार का राज्य का सकल बुआई क्षेत्रफल जो है 76.73 लाख हेक्टेयर है। सकल बुआई क्षेत्रफल 7,672.95 हजार हेक्टेयर है। बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल जो है 18.27 लाख हेक्टेयर है। 2014-15 में बिहार में प्रति भूमि वर्तमान प्रति को छोड़ करके कितना है, तो ये है 119.41 हजार हेक्टेयर है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2014-15 में बिहार में कितनी बागानी भूमि है,
तो 2.48 लाख हेक्टेयर जो है वो बागानी भूमि है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.6% भूमि बागानी है। 2014-15 में बिहार में गैर कृषि कार्य में लगाई गई भूमि कितनी है, तो 17.12 लाख हेक्टेयर है। 2014-15 में बिहार में कृषि ऊसर भूमि जो है वो 44.67 हजार हेक्टेयर है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.5 कृषि ऊसर भूमि है। 2014-15 में बिहार में बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि जो है वो कितनी है, तो 4.3 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2014-15 में बिहार में सर्वाधिक नीवल बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत वाला 3 जिला घटते क्रम में जो था वो बक्सर था। बक्सर, शेखपुरा और नालंदा। बक्सर 86.7%, शेखपुरा 77.1%, नालंदा 77%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2014-15 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र या सकल बुआई क्षेत्र यानी कि ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया था, तो 81.98% था। वर्ष 2014-15 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्रफल यानी कि नेट कल्टीवेटेड एरिया है, तो ये 56.4% है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2014-15 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल सकल बुआई ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, तो 68.79% है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2014-15 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि था, तो 4.6%। वर्ष 2014-15 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.2% भूमि अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि था। वर्ष 2014-15 में बिहार में सबसे कम नीवल बुआई क्षेत्रफल प्रतिशत वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में था। कौन सा था, तो जमुई, मुंगेर और लखीसराय। जमुई का 15.5%, लखीसराय का 32.4%, मुंगेर का 28.4% था। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2014-15 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि कुल अकृषि भूमि था, तो 43.6% था। बिहार में कुल अकृषि भूमि 4,81.25 हजार हेक्टेयर है। बिहार वर्ष में 2016-17 में कुल अनाज का उत्पादन कितना हुआ था, तो 18,099.11 टन हुआ था। बिहार में 2014-15 में 15-16 में जो हुआ था 14,087.25 हजार टन अनाज का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2013-14 में कुल फूलों का उत्पादन जो था वो 8,831.3 टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा फूल का था, तो ये था गेंदा का फूल का। वर्ष 2016-17 में बिहार में कितना ईख का उत्पादन हुआ था, तो ये 1 लाख जो हुआ था 18,239.85 हजार टन हुआ था। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में कितने क्षेत्र पर गेहूं की खेती हुई थी, तो ये हुई थी 2105.81 हजार हेक्टेयर पे गेहूं की खेती हुई थी। बिहार वर्ष में 2016-17 में गेहूं का उत्पादन हुआ है कितना, तो 5,985.8 हजार टन जो हुआ है। बिहार में वर्ष 2016-17 में कितना चावल का उत्पादन हुआ है, तो 8,238.77 हजार टन का हुआ है। बिहार में वर्ष 2016-17 में कितने क्षेत्र पर चावल का उत्पादन हुआ है, तो 3,339.78 हजार हेक्टेयर पे चावल का उत्पादन हुआ है। बिहार में कितने क्षेत्र पर ईख की खेती होती है, तो ये जो लगभग 3 लाख हेक्टेयर पे ईख की खेती होती है, यह कुल कृषि भूमि का 6% है। ठीक है, 6% है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2016-17 में बिहार में किस जिला में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ है, तो ये रोहतास में हुआ है। वर्ष 2016-17 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिले घटते क्रम में हैं, रोहतास है, औरंगाबाद है और मधुबनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2016-17 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है। वर्ष 2016-17 में बिहार के सर्वाधिक 3 गेहूं उत्पादक जिले हैं घटते क्रम में, रोहतास, सारण, पूर्वी चंपारण है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2016-17 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो कटिहार है। बिहार के 3 सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाले जिले क्रमशः कटिहार है, खगड़िया है और समस्तीपुर है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2016-17 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला जिला कौन सा था, तो मधुबनी था।
वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाले राज्य के 4 जिले क्रमशः हैं मधुबनी, रोहतास एवं पूर्वी चंपारण। वर्ष 2016-17 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं करने वाला जिला जो था वो कौन था, तो रोहतास था। 2016-17 में राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाला 3 जिले हैं, रोहतास, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2016-17 में जो बिहार में कौन सा जिला में मक्के की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुई थी, तो कटिहार में हुई थी। वर्ष 2016-17 में चावल की सर्वाधिक अधिकता उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किस जिले ने की थी, तो मुंगेर ने की थी। वर्ष 2016-17 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो जिला था वो कौन था, तो बेगूसराय था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक मक्के की उत्पादकता वाला दर वाला जिला कौन था, तो कटिहार था। बिहार में वर्ष 2016-17 में कुल अनाज का उत्पादकता दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितना था, तो 2919 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। चावल का 2467 किलोग्राम, गेहूं का 2843 किलोग्राम, मक्का का 5335 किलोग्राम, कुल तिलहन का 1155 किलोग्राम, मोटे अनाज का 5194 किलोग्राम उत्पादकता दर पर 2016-17 में रही। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, तो ये है चावल है। वर्ष 2015-16 में कुल अनाज उत्पादन में चावल की हिस्सेदारी 48.3% थी। नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी। ठीक है, जीवनदायी मतलब कृषि का यहाँ जो स्वरूप है वो जीवनदायी है। बिहार में वर्ष 2016-17 में चावल का सर्वाधिक सबसे अधिक उत्पादकता वाला 3 जिला कौन सा है, तो मुंगेर है, औरंगाबाद है और अरवल है। चावल का सबसे कम उत्पादकता वाला जिला बढ़ते क्रम में मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और शिवहर है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2015-16 में गेहूं के सबसे अधिक उत्पादकता वाला 3 जिले घटते क्रम में है। तो जो सबसे कम जो है वो है आपका बेगूसराय, फिर समस्तीपुर और फिर सारण। गेहूं के सबसे कम उत्पादकता वाला जिला बढ़ते क्रम में मधुबनी है, सुपौल है, जहानाबाद है। बिहार में वर्ष 2016-17 में दलहन के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले जो हैं वो लखीसराय, बक्सर और रोहतास है। सबसे कम उत्पादकता वाला 3 जिला है बढ़ते क्रम मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2016-17 में मक्का का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, तो कटिहार है। सबसे कम जो है लखीसराय। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो नालंदा और पटना में होता है। बिहार में नकदी फसल का सही समूह जो है गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में मड़ुआ जो होता है सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो दरभंगा में होता है। बिहार में जोतों की कुल संख्या कितनी है, तो 1.0 लाख करोड़ है। बिहार में 10 हेक्टेयर के ऊपर जोतों की संख्या कितनी है, तो 11,570 है। बिहार राज्य में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है, तो 83% है। इस सूची को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो एक तरफ यहाँ किसानों की श्रेणी दिया गया और जोतों का प्रतिशत दिया गया। तो छोटी 1 से 2 हेक्टेयर जो है वो 1.7% है। ठीक है, और बी का जो है वो 1 है, यानी कि अर्ध मध्यम जो है 5.7% है। ठीक है, सी का 4 है, मध्यम जो है जो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ए का जो है वो 3 है, यानी कि सबसे छोटी जो 1 से 2 हेक्टेयर है वो 9.6% है। बी का जो है अर्ध मध्यम जो है वो अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर 5.7% है। सी का 4 है, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर है तो 1.7% है। और डी का जो है वो 2 है, बड़ी मतलब जो 10 हेक्टेयर से ऊपर है वो 0.1% है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कार्यगत जोतों की कुल संख्या लगभग कितनी है, तो ये है 68.39 लाख है। बिहार में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली कार्यगत जोतों का प्रतिशत क्या है, तो ये है आपका 40.8%। कार्यशील वह जोत है जिसका पूरा या आंशिक उपयोग कृषि उत्पादन के लिए होता है तथा इसका प्रत्यक्ष संचालन व्यक्ति द्वारा स्वयं होता है, उसका संचालन किसी दूसरे व्यक्ति के सहायता से होता है।
इसको क्या करना है कि मिलान करना है। बिहार में किसानों की श्रेणी दी गई है तथा सूची 2 में कार्यरत जोतों का प्रतिशत है। तो इसका सही मिलान जो करना है देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका ऑप्शन जो सी सही होगा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 1 यानी छोटी 1 से 2 19% है, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 और डी का 4 यानी कि अर्ध मध्यम जो है वो 23.1%, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर के बीच जो है 14.3% है और बड़ी जो है 10 हेक्टेयर से ऊपर है वो 2.8% है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत किसान छोटी सीमांत जोत के हैं। तो 92.5% है। 92.5% जो है किसान जो है छोटी सीमांत जोत के हैं। वर्ष 2014-15 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था। तो पूर्वी चंपारण सबसे आगे था। प्रतिशत में सबसे आगे जो था वो बक्सर था। वर्ष 2014-15 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था। तो पूर्वी चंपारण जो जिला था सबसे आगे था। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2014-15 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला कौन सा था। तो अररिया था। वर्ष 2016-17 में बिहार खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता था। तो ये जो था 93.47% जो आता था उसके क्षेत्रफल के अंतर्गत आता था। वर्ष 2016-17 में बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले घटते क्रम में हैं, पटना, नालंदा, औरंगाबाद। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 2016-17 में किस जिले में हुआ था। तो नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में धान एवं गेहूं की खेती राज्य के सकल बुआई क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पे होती थी। तो 69.7% भाग पे होती थी। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि कार्य में संलग्न है। तो 77%। बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। तो 86% जो आबादी जो है कृषि कार्य में संलग्न है। जूट उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो जूट उत्पादन में बिहार का जो है देश में स्थान है द्वितीय है और एक नंबर पे जो है वो वेस्ट बंगाल है। जूट उत्पादन में वेस्ट बंगाल है प्रथम स्थान पे है और बिहार जो है द्वितीय स्थान पे है। जूट उत्पादन देश में कुल उत्पादन का लगभग 15% बिहार में उत्पादित होता है और सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादित करने वाला जो जिला है वो कौन सा है आपको, वो पूर्णिया है। ठीक है, पूर्णिया याद रखिएगा, पूर्णिया। नेक्स्ट है कि बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है। तो उपरोक्त सभी यानी मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया में होता है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दरभंगा में होता है। मड़ुआ जिसको रागी के नाम से जाना जाता है कि उत्पादन बिहार के देश में स्थान है प्रथम है। आगे देखते हैं बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, उत्तरी पूर्वी मैदान में उगाया जाता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये उत्तर पश्चिमी मैदान में होता है। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है। तो चंपारण में होती है। बिहार का ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है। तो मसूर की प्रधानता है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है। तो चावल, गेहूं और मक्का है। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो मुंगेर में की जाती है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है। तो ये गन्ना है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के कौन से भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव जो सरजू, गंडक एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है। तो उत्तरी भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो गेहूं है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो 50% से कुछ और अधिक जो है वो सिंचित है। बिहार में गन्ना के उत्पादन क्षेत्र के घटते क्रम को दर्शाया गया है, सही क्रम कौन सा है। तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी है। बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का कौन सा समूह है। तो गन्ना, जूट और मिर्च। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो समस्तीपुर में स्थापित किए, समस्तीपुर के पूसा में। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो उपरोक्त दोनों यानी कि पूसा और साबौर दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ये पूर्णिया और कटिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
बिहार में वर्ष 2016-17 में धान के प्रमाणित बीजों की आवश्यकता थी, कितनी थी? तो 431.25 हजार क्विंटल थी। राज्य में 2016-17 में धान की बीज आपूर्ति 317.54 हजार क्विंटल है। बिहार में वर्ष 2016-17 में गेहूं की प्रमाणित बीजों की आवश्यकता कितनी थी? तो 930 हजार क्विंटल थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2016-17 में धान की बीज प्रतिस्थापन दर हो गया था कितना? तो 42.88% हो गया था। 2016-17 में गेहूं का बीज प्रतिस्थापन दर जो था वो 20.30% था। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 में किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी, 1999 में। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2016-17 में बिहार में प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई? तो 173.18 किलोग्राम उर्वरक की खपत हुई। बिहार में सीमांत एवं लघु जोतों कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? तो 96.50% है। कुल स्वामित्व वाली भूमि जो है 67.36% है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2016-17 में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास के उपयोग का अनुपात कितना था? तो 7:2:1 था, यानी कि 7% जो 100 अगर मानते हैं तो 7% जो था वो, मतलब 10 अगर मानते हैं तो 7% जो था वो नाइट्रोजन था, 2% फास्फोरस और पोटास था 1%। बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो नालंदा में। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो 3 में विभाजित है, 3 जोन में विभाजित है। यह 3 जोन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान में 13 जिले आते हैं, दूसरे जोन में है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान जिसमें 8 जिले आते हैं, तथा तीसरे जोन में है दक्षिणी जलोढ़ मैदान जो 17 जिले आते हैं। जोन तीन में क तथा जोन ख में उप विभाजित है। जोन 3 जो है उसमें क और ख में उप विभाजित है। बिहार में वर्ष 2016-17 में कुल तेलहन का उत्पादन कितना हुआ था? तो 125.86 हजार टन तेलहन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में वर्ष 2016-17 में कुल दलहन की खेती कितने क्षेत्रों पर हुआ था? तो 497.3 हजार हेक्टेयर पर हुआ था। 2016-17 में कुल दलहन का उत्पादन 461.67 हजार टन था। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2016-17 में बिहार के कुल अनाज उत्पादन का वार्षिक गत वर्ष वृद्धि कितना था? तो ये 28.28% था। बिहार में वर्ष 2016-17 में फसलें और उसके उत्पादन की गत वर्ष से वृद्धि दर को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि दर और फसलें, तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए का 4 चावल का माइनस में हुआ था 0.5%, बी का 1 मक्का का हुआ था 26.4%, सी का 2 है यानी कि कुल दलहन हुआ था 52.8%, और जो डी का जो है वो 3 है यानी कि यहाँ डी का जो है वो 3 है, 9 कुल दलहन जो 3% हुआ था, ठीक है, 9.7% हुआ था, और कुल तिलहन जो हुआ था डी का जो है वो 3 हो गया, और डी का जो है वो है 4, ई का जो है वो 5 है, यानी कि कुल तिलहन जो हुआ था वो, रुकिए यहाँ पे गलती हो गया, ये मैंने लाइन लगाने में गलत कर दिया, ठीक है। सही आंसर इसका देखते हैं हम लोग, सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पूरा घेर देते हैं इसको, ऑप्शन बी, यानी कि ए का 4 होगा, यानी चावल का जो हुआ था उत्पादन वो 21.1% हुआ था। बी का जो होगा वो 1 होगा, यानी कि गेहूं का जो हुआ था 26.4% हुआ था। सी का जो होगा वो होगा आपका 2, यानी कि मक्का का 52.8% हुआ था। डी का जो है वो 3 होगा, यानी कि 9.7% होगा कुल दलहन का, और ई का जो होगा वो 5 होगा, यानी कि कुल तिलहन का जो होगा -0.5% इसका उत्पादन था। बिहार राज्य में वर्ष 16-17 में एक उत्पादन में वर्ष जो वृद्धि दर रहा वो कितना रहा? 0.4% रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान स्थिर मूल्य 2004-5 पर बिहार में कृषि या पशुपालन क्षेत्र में वार्षिक चक्रवृद्धि दर रही 3% रही। वर्तमान मूल्य पर इस दौरान वार्षिक चक्रवृद्धि विकास दर 6.1% रही। नेक्स्ट देखते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12 के दौरान बिहार में कृषि पशुपालन क्षेत्र में स्थिर मूल्य 2004-5 पर वार्षिक चक्रवृद्धि
ये विकास दर कितनी रही? तो 5.9% रही। वर्तमान मूल्य पर इस योजना अवधि में राज्य में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में वार्षिक चक्रवृद्धि दर 19.8% रही। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2014-15 में 2000 से 2016-17 के दौरान सब्जी उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि दर रही कितनी? तो -0.14%। बिहार में जो वर्ष 2016-17 में कृषि ऋण प्रभाव था जो कितना था? तो 41,076 करोड़ था। 2016-17 में कृषि ऋण हेतु उपलब्धि का स्तर था 85.6% था। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कौन सा जिला वर्ष 2016-17 में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये नालंदा रहा था। नालंदा जिला जो है 2015-16 में बिहार का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला रहा। राज्य में इसकी हिस्सेदारी 12.8% की है। बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत कितना है? तो 999.7 मिलीमीटर है। अमरूद उत्पादन में देश के राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो प्रथम है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2016-17 में बिहार राज्य में फलों की खेती हुई 2.89 लाख हेक्टेयर जमीन पर फलों की खेती हुई थी। 2016-17 में बिहार राज्य में फलों का उत्पादन कितना प्रतिशत था या कितना लाख टन था? 40.98 लाख टन था। 16-17 में बिहार राज्य में सब्जियां उपजाई गई तो 8.24 लाख हेक्टेयर भूमि पर सब्जियां उगाई गई। बिहार 2016-17 में बिहार सब्जी का कुल उत्पादन जो था वो 14,362.22 हजार टन था। नेक्स्ट देखते हैं कि देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार भिंडी सब्जी का भी सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। यह भारत के कुल उत्पादन में 88% जो है भिंडी को उत्पादित करता है। 2014-15 में बिहार में फसल सघनता कितनी थी? तो 1.5% थी। बिहार में किस फल की खेती की सर्वाधिक होती है? तो ये केला जो है वो सर्वाधिक होता है। वर्ष 2016-17 में बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिला में हुआ था? तो दरभंगा में आम का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। बिहार में सर्वाधिक अमरूद नालंदा में, अनानास का किशनगंज में, केला का मुजफ्फरपुर, नारियल का पूर्णिया, नींबू का जो है वो पश्चिम चंपारण एवं लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो जिला है वो मुजफ्फरपुर है। बिहार के वर्ष 2004-05 में फसल सघनता जो थी वो 133% थी। वर्ष 2016-17 में बिहार में रासायनिक उर्वरकों का कुल खपत कितना हुआ था? तो 45.84 लाख टन हुआ था। बिहार राज्य में कितने प्रतिशत आबादी अपना जीविकोपार्जन कृषि पद्धति से करती है? तो 89% करती है। बिहार राज्य में लगभग 93 से 94% प्रमुख फसल क्षेत्र जो है खाद्यान्न से संबंधित है। बिहार में वर्ष 2010 से 11, 16 से 17 तक की पूरी अवधि में खाद्यान्नों की अंतर्गत कितना क्षेत्रफल रहा? तो 92 से 93% रहा। तिलहन, रेशे और ईख का हिस्सा कुल फसली क्षेत्रफल का 7% है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2016 में बिहार में औसत वार्षिक वर्षापात कितना रहा? तो 10.6 मिलीमीटर रहा। वर्ष 2016 में राज्य का सर्वाधिक वर्षापात वाला जिला किशनगंज था। वर्ष 2016-17 में बिहार में सब्जी उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 8.24 लाख हेक्टेयर है, जो राज्य के सकल बुआई क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 10.73%, मतलब उसका प्रतिशत में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कुल फल उत्पादन के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 2.89 लाख हेक्टेयर है, जो निवल कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 5.848% है। बिहार के किन राज्यों में गन्ना का सबसे अधिक पैदा होता है? तो गन्ना जो होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। स्रोत जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2012-13 एवं 13-14 के द्वारा है। 2014-15 है, 2015-16, 2016-17 और 2017-18। वित्त विभाग बिहार सरकार की, कृषि विभाग बिहार सरकार, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के द्वारा है। तो चलिए आज के इस बिहार के भूगोल के एपिसोड में, इस दूसरे एपिसोड में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो फिर हम लोग आगे का जो तृतीय कृषि रोड मैप या फिर आगे जो भी टॉपिक है उसको करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, और फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड बिहार का अगर भूगोल आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या अगला एपिसोड अभी आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है।
और अभी तक आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो फिर वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बिहार जो 66वीं प्री जो होने वाला है, या फिर जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को, उन सभी सारे चीज़ों को मैं यहाँ इस यूट्यूब के माध्यम से मैं करवाने वाला हूँ और मैं करवा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जीएसआई को एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और इतना सारा आप लोग अपना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद।